Hello all. I welcome you to this 11th lecture of this welding process series. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur. I'm having 3 years of teaching experience and currently working as assistant professor in Engineering College Jhalawar. So in this welding process series, we have covered most of the part of this welding. Now we are discussing about the different kind of welding processes. So till last lecture, we have seen the different varieties of arc welding as well as the resistance welding. Now we are going to see different variants of solid state welding, and if time permits, then we will see the gas welding process. Okay, so what are basically solid state welding? In solid state welding, basically the fusion uh, does not take place in case of solid state welding. So during the classification, we have discussed this thing that in case of solid state welding, आपका जो फ्यूजन होता है, जो मेल्टिंग होता है, वो नहीं होता है, और सॉलिड जो स्टेट, अगर स्टेट ऑफ मैटर की आप बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में ही ज्वाइनिंग होती है. सो इस कैटेगरी में जितने वेल्डिंग्स आते हैं जिसमें जिसमें आपका फ्यूजन नहीं हो रहा है, उनको हम इस कैटेगरी में रखे रखे हैं. सो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट वेल्डिंग अगर आप बात करोगे, सो फ्रिक्शन वेल्डिंग इज द मोस्ट famous and most used solid state welding which is available uh, in the variety of solid state welding. So we all know what is friction. फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अगर दो सरफेस के बीच में होता है जो मोशन का अपोज करती है. फ्रिक्शन इज अ क्वांटिटी विच अपोजेस द मोशन. वी ऑल नो दैट. Okay, so the heat is, and we all know that for joining two surfaces, we need a little bit about heat. अगर हमें उसको मेल्ट नहीं करना है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हमें थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ती है. Okay, so heat required in this welding process is obtained by friction between the end of the two parts to be joined. तो यहाँ पे फुल मेल्टिंग नहीं होता है, बट हाँ जो मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के तक यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक यहाँ पर हीटिंग होती है. उसके बाद ज्वाइनिंग यहाँ पर अकर होती है. सो हाउ दिस फ्रिक्शन वेल्डिंग वर्क्स, ये हमें यहाँ पर देखना है. तो हमारे पास फ्रिक्शन वेल्डिंग में दो पीसेज होते हैं जो अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें, एक पीस आपका यहाँ पर स्टेशनरी है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो रोटेटिंग है. सो अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है ये नॉन रोटेटिंग पार्ट है, और जो रोटेटिंग पार्ट है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा लेफ्ट एंड राइट, और जो नॉन रोटेटिंग पार्ट है उसको मूव कर रहा है. इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल, कुछ अरेंजमेंट में इसका ऑपोजिट भी होता है. तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट में हमने देखा है कि जो स्टेशनरी पार्ट है वो रोटेट कर रहा है. सो व्हाट वी डू, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन के बाद अलॉन्ग विद रोटेशन जो दूसरा कंपोनेंट है जिससे हमको इसको ज्वाइन करना है, वो एक्सियली इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं. अब आप यहाँ पे सोचिए, रोटेशन भी हो रहा है सरफेस का, एंड वी आर अप्लाइंग एक्सियल प्रेशर आल्सो. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट हीट डेवलप होगा. एंड बिकॉज ऑफ हीट व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ हीट यहाँ पर यहाँ पर जो सरफेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस होने के बाद हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर यहाँ पर जो सॉफ्ट जो यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट सरफेस है वो वहां पर ज्वाइनिंग अकर होती है, और इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जो हीट है वो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होता है. ओके, सो यहाँ पर जो एडवांटेज की अगर आप बात करो फ्रिक्शन वेल्डिंग की, तो यहाँ पे आपका एक तो अगर सिमिलर मेटल है तो ज्वाइन हो ही जाएगा, और डिसिमिलर मेटल को भी यहाँ पे इजीली हम ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस. आरपीएम की अगर बात करोगे तो आरपीएम नियरली 4000 से 6000 आरपीएम के रेंज में होता है. प्रेशर हम एप्लीकेशन के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से 40 से 400 मेगा पास्कल तक वेरी करते हैं. ओके, बाकी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. और जैसे हम जब आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे थे, तो इन सम आर्क वेल्डिंग्स वी नीड टू प्रिपेयर द जॉइंट, बट इन केस ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग वी डोंट नीड टू प्रिपेयर द जॉइंट. यहाँ पर क्या होता है, जब दो सरफेस यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जब यहाँ पर रबिंग ऑपरेशन होता है, तो जो भी ऑक्साइड लेयर या फिर जो भी स्केल्स होते हैं वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड रिलेटिव मोशन. सो पहले से आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है. तो अगर पूछा जाए कि नेम एनी प्रोसेस, नेम एनी वेल्डिंग प्रोसेस जहाँ पर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, और ऑप्शन में आपको एक फ्रिक्शन वेल्डिंग दिख रहा है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेल्ड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है.
ओके, उसके बाद वेल जोन इज यूजुअली कन्फाइंड टू अ नैरो रीजन हुज साइज डिपेंड्स अपॉन कितना हीट डेवलप हो रहा है, और कितना कौन सा मटेरियल है, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि जो हीट है वो कहाँ तक स्प्रेड होगा आपके बेस मटेरियल में। ज्वाइनिंग इसको कहाँ यूज करते हैं, तो ड्रिल बिट वगैरह को ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद आपके इंजन वाल्व्स को स्टेम से जोड़ने के लिए, एक्सल को हब से जोड़ने के लिए, मतलब जहां पर आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्चुअली पार्ट को जहां ज्वाइन करना होता है, वहां पर हम इसको फ्रिक्शन वेल्डिंग को यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में जो इसकी खास बात है कि इसको वेल्ड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली जोड़ने के लिए जरूरत होता यूज में आता है। और इसका एडवांटेज है कि डी सिमिलर मेटल कैन बी इजिली ज्वाइन। अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। हाँ, लिखा हुआ है, बार्स आर डी सिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो ये था आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग। ओके, सो ये छोटे छोटे वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है। और जितनी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, उतना आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पोर्शन इनफ है। हमको यहाँ पर फोकस क्या करना है, एक जो प्रिंसिपल क्या है उस पर्टिकुलर वेल्डिंग ऑपरेशन का, वर्किंग का, एंड प्लस उसका एप्लीकेशन क्या है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, क्योंकि एप्लीकेशन पे कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया और मैचिंग एक दो आपको आइडिया हो गया कि कहाँ पर इस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में। ओके। ओके, अब जो दूसरा वेरिएंट आता है यहाँ पे, वो आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है, अल्ट्रासोनिक। यहाँ पे वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ फिनोमिना होता है, वही चीज यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वी प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, वी प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन टू द टू वर्क पीसेज विच वी वांट टू ज्वाइन। तो दो हमारे वर्क पीस है, उनके बीच में हम हाई वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पर हमको ज्वाइनिंग की जरूरत है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए आपका, और ये थिन सीट को ज्वाइन करने के लिए यूज में लाते हैं। तो मान लीजिए ये दो सीट है जिनको आपको ज्वाइन करना है, ये दो सीट है यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो सीट है ये कनेक्टेड होता है एक सोनोट्रोड टिप से। और सोनोट्रोड ट्रिप जो है वो सोनोट्रोड का काम क्या होता है, सोनोट्रोड का बेसिकली काम होता है जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है उसको वर्क पीस तक का ट्रांसफर करने का जो काम है वो सोनोट्रोड का होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सोनोट्रोड क्यों यूज होता है, तो ये आपके वाइब्रेशन को, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस क्यों करता है, कौन करता है, वो ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की वर्किंग कैसी होती है, कैसे वर्क करता है, वो हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। या हमारे इसका एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है, और ये एक तरीके से हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर यहाँ से आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और सोनोट्रोड इस वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेगा वर्क पीस पे। एंड along with वी ऑल्सो यूज सम डेड वेट ओवर हियर। तो कुछ हम डेड वेट भी यूज करते हैं, जो यहाँ पे मास लिखा हुआ है। तो वाइब्रेशन के साथ साथ हम लोड भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन किस रेंज में होता है, यहाँ पे देखिए काफी हाई रेंज पे वाइब्रेशन होता है, बिटवीन 20 to 60 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में आपका वाइब्रेशन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यू टू दिस अल्ट्रासोनिक एनर्जी, जो भी यहाँ पे ऑक्साइड लेयर है, जो भी स्केल्स है, वो तो ब्रेक डाउन हो ही जाएंगे। उसके बाद जो फ्रेश मेटल कांटेक्ट है वो दोनों वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट में आते हैं। एंड बिकॉज रनिंग रबिंग एंड ऑल, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका लगभग 30 to 50% तक पहुंच जाता है मेल्टिंग पॉइंट के। ठीक है, और जो आपका सॉफ्ट मेटल है वो बाद में यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है उसको हम यूज में लाते हैं। ओके, so basically this kind of welding is used in your electronic industry for making diode and triode. ओके, इसके अलावा कीज वगैरह फैब्रिकेशन करने के लिए भी इनको हम यूज में लाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, दैट ये जितने सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है इसमें हीट इफेक्टेड जोन काफी कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन इज नॉट टेकिंग प्लेस। ओके, फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हीट इफेक्टेड जोन जो आपका होगा वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें, तो अगर हम इसकी बात करें आपके अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन इज नॉट अपीयर्स। ठीक है, तो हीट इफेक्टेड जोन यहाँ पर अपीयर नहीं होता है।
और ये आप जब देखोगे तो ज्यादातर जो आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है उसके लिए ये जो कंडीशन है ये ट्रू होता है। ओके। और इसका रीजन आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हीट इफेक्टेड जोन बेसिकली वहां पर होता है जहां पर आप ज्यादा हीट देते हो, मेल्टिंग पॉइंट तक रीच होता है, उसके बाद जब आपका मेल्टिंग पॉइंट से जो हीट, मान लीजिए मोल्टे जो मेटल है वो मेल्ट हो गया है, फिर वो सॉलिडिफाई होने में हीट ट्रांसफर करता है, तो सराउंडिंग में जो मटेरियल है उसमें हीट जब जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर रेज होने की वजह से हीट इफेक्टेड जोन क्रिएट होते हैं, बट यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन ना के बराबर होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि heat affected zone does not appear in case of ultrasonic welding. And second thing, the application of this is to for making triode and diode in electronic circuit, जहाँ पर layer को join करना होता है thin sheets को, and temperature is near about 30 to 50% of melting point. Right. So this was all about your ultrasonic welding. And second thing, this thing is basically used for joining thin sheet. तो ये याद रखिएगा, thin sheet के लिए ही यूज होता है। तो थिकनेस अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो थिकनेस इज मोर और लेस इक्वल टू 1 to 2 mm टू बी ज्वाइन। ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ओके, सो ये था अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग के बारे में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स वेल्डिंग। सो फोर्स वेल्डिंग बेसिकली जो आपने कोई ना कोई अपने लाइफ में अपने लाइफ में कभी ना कभी आप एक बार जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है उसके यहाँ तो आप गए ही होंगे, या तो उसकी वर्किंग तो देखे ही होंगे। तो जो फोर्स वेल्डिंग है वो थोड़ा सा उससे ही रिलेटेड है, हम इसके आगे अभी इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो इट इज सिमिलर टू योर ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब ये कैसे सिमिलर है वो आगे हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप वर्कपीस को हीट करते हैं, तो वर्कपीस विल बी हीटेड अबव योर recrystallization temperature. Recrystallization temperature near about your 4 to 0.5 times of melting point होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हीट करना है आपके वर्कपीस को। नाउ टू एंड्स ऑफ वर्कपीस कैन बी जॉइंड अप्लाइंग हैमरिंग फोर्स। तो आपने देखा होगा जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है वो पहले क्या करता है, पहले आपको जो भी मेटल है उसको हीट करता है, पहले हीट करता है, एंड रेड हीट करने के बाद उसको क्या करेगा, हैमर से फोर्स करके उसको जिस शेप में डालना होता है उस शेप में डाल देता है। बट हियर व्हाट वी डू, हियर वी आल्सो हीट द वर्कपीस, एंड आफ्टर हीटिंग, let's say there are two seats and we want to join that two seats, then we keep two seats together and we apply hammer force. Okay, so by applying hammer force, that two seats can be joined. अब यहाँ पर जो है जो भी हैंडलिंग वगैरह हो रही है वो सारी कुछ ऑपरेटर के थ्रू हो रही है। सो ऑब्वियसली एक्यूरेसी और जो भी चीजें हैं वो आपके ऑपरेटर स्किल पे डिपेंड करेगा। ओके, अब यहाँ पर चूंकि ओपन एटमॉस्फेयर में ये हो रहा है, आप इसको हीट कर रहे हो ओपन एटमॉस्फेयर पे जो भी वर्किंग हो रही है, सो ऑक्साइड फॉर्मेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। और बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, ये आपका क्रेन हुक जो आपने देखा होगा, जो इस शेप में कुछ होता है। ओके, तो ये जो हुक होता है क्रेन हुक, यहाँ पर इसको बनाने में यूज होता है। और इसके बाद एग्रीकल्चर एप्लीकेशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी इससे बनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भाई क्रेन हुक जो होता है दैट कैन आल्सो बी मेड विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, तो ये प्रोसेस यूज करने का क्या मतलब है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन वी वांट टू मेक क्रेन हुक, तो क्रेन हुक बनाने के लिए अगर आप कास्टिंग से यूज करोगे तो जो ग्रेन का अलाइनमेंट है वो ऐसा कुछ होगा हर जगह। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और हमें पता है कि जो हमारा हुक ज्वाइंट होता है उसमें जो जो आपका पोर्शन, जो ये स्ट्रेंथ है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, जिस तरह हम, क्योंकि इसको भी हैवी वेट उठाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन शुड बी अलाइंड इन दिस डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर यूजिंग simple casting method. What happens when we use forging operation, let's say this is your C, ओके, और इसमें पहले उसका ग्रेन्स ऐसे हैं कुछ,
Okay, and then we use hammering, do hammering. ठीक है. So after hammering, what happens? This uh, whole grain get elongated like this. Okay, so we are applying force in this direction. So your grain will be elongated in vertical direction, in this direction. So what will happen? The strength of this material and this grain density, जो यहाँ पर sorry, जो grain का direction है वो इस जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो हैमर से उसके वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं. जैसे आप किसी चीज को हैमर से पीटते हो तो वो इलोंगेशन होता है. सो ग्रेन्स भी इलोंगेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, because of this the strength of this seat is increased in this x direction. Okay, and that's why we make such kind of instruments, such kind of devices, sorry, such kind of you can say components by using force welding, where we want high strength in a particular direction. So metallic जो भी हमारे ऐसे कंपोनेंट बनाने होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जैसे हमारा ये हुक क्रेन जॉइंट जॉइंट हो गया, या फिर एग्रीकल्चर वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो वहाँ पे हम फोर्स वेल्डिंग यूज करते हैं. तो फोर्स वेल्डिंग के थ्रू जब ये आपका ये जो हुक जॉइंट बनेगा तो उसके जो ग्रेन्स होंगे, so grains will be like this, elongated grains along the length. Okay, so ये चेंज इससे ये आपका अगर इस तरह ये आपका फोर्जिंग से बना होगा, ठीक है, और ये आपका कास्टिंग से बना होगा. so, जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो फोर्जिंग वाले कंपोनेंट में ज्यादा अच्छी होगी. दैट्स व्हाई वी प्रेफर फोर्जिंग फोर्जिंग क्रैंक को. तो फोर्स्ड वे से जो बनाया जाता है क्रैंक को, उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो आपको फोर्ज ऑपरेशन यहाँ पे समझ में आया होगा फोर्स वेल्डिंग के बारे में. ओके, तो ये था आपका फोर्स वेल्डिंग. नाउ आगे चलते हैं. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है इन फोर्स वेल्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट वेयर डू वी नीड दिस फोर्स वेल्डिंग. तो आपको क्रैंक को याद होना चाहिए. सेकंड थिंग, जो एक्यूरेसी है वो आपको डिपेंड करेगा ऑपरेटर स्किल पे, और यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्स वेल्डिंग. ओके, now the next part, next kind of welding which we are going to discuss is diffusion welding. Okay, तो डिफ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ फिनोमिना जिसमें आपका ये जो एटम्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं एक वन सरफेस से अनदर लेयर में, अनदर सरफेस में. तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो उसी पे बेस यहाँ पर एक डिफ्यूजन वेल्डिंग भी है जो बेसिकली हम यूज करते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना होगा. सो डिफ्यूजन वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन बॉन्डिंग. जैसा मैंने बोला कि दो सरफेस के बीच में जो एटम है, एटॉमिक लेवल पे जो डिफ्यूजन होता है उससे डिफ्यूजन बॉन्डिंग भी बनता है, और यही प्रिंसिपल यूज होता है डिफ्यूजन वेल्डिंग में. तो इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पार्ट्स प्योरली बाय डिफ्यूजन, जिसमें जो सरफेस लेवल पे जो एटम है वो बाउंड्री को क्रॉस करते हैं एंड दे मेक बॉन्ड. So diffusion can be achieved by keeping two pieces in intimate contact under pressure. ठीक है. तो हमें करना क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो ये पीसेज हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है, तो वी अप्लाई प्रेशर ओवर दिस. और प्रेशर इज काफी ज्यादा होता है, 35 टू 60 मेगा पास्कल होता है. सो दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2. सो वी अप्लाई फोर्स, सॉरी, लोड ओवर दिस, and we keep this component, okay, under a vacuum you can say, or under any inert gas environment. So after few hours, after couple of hours, what happens? This surface diffusion takes place between these two surfaces. So at atomic level, bond will be formed between these two surfaces and joining will happen. ओके, सो बेसिकली डिफ्यूजन हम दो तरीके से करते हैं. डिफ्यूजन का जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो दो काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है. तो एक अरेंजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दस. आपको बस अगर ये आपको लगता है कि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो ये जो मैं बात बताने वाला हूँ, यू कैन राइट इट डाउन. So there are two kind of diffusion arrangement we use. In first kind, what we do, we keep two components which we want to join inside a chamber. So let's say this is your chamber, okay, and these two thing you want to join, okay, and in this chamber we use inert gas, okay.
and with inert gas only we apply pressure, so we increase the pressure in the inside this chamber. Okay, and we leave this thing for couple of hours. So after some hours the joining will happen. So this is the one way of this diffusion welding. और एक और में क्या करते हैं हम, एक दूसरा जो मेथड है, मतलब अरेंजमेंट जो है, जो ज्यादातर यूज होता है, in this what we do, let's say these are the two pieces we want to join. So we keep these pieces like this in a vacuum, and we apply pressure by using some beam. Dead weight हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वेट. तो यहाँ पर वी यूज डेड वेट, और एक्सटर्नल मीन से यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो पार्ट है ये वहां यूज करते हैं जहां पर ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, ज्यादा हार्ड मटेरियल है उसको ज्वाइन करने के लिए. सॉफ्ट मटेरियल के लिए तो आप ये यूज कर सकते हो बाई अप्लाइंग इनर्ट गैस प्रेशर, इनर्ट गैस यूज करके उससे प्रेशर अप्लाई करके इसको यूज कर सकते हो. बट जहां पर हाई वेट की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है, तो वहां पर आपको इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना होगा, और वैक्यूम क्रिएट करके एक्सटर्नल मीन से प्रेशर अप्लाई करना होगा. सो इन ये दो टाइप का अरेंजमेंट होता है डिफ्यूजन वेल्डिंग. ठीक है, सो डिफ्यूजन वेल्डिंग में भी हम आपके जो अलग अलग काइंड ऑफ जो मटेरियल होते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं. ओके, 1 मिनट. ओके, आई थिंक वॉइस इज क्लियर. सो आई वाज सेइंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन वेल्डिंग. तो अगर इसकी एप्लीकेशन की आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट है. एक आपका सिंपल इनर्ट गैस इसमें यूज कर रहे हैं, और दूसरा आपका सिंपल वेट यूज कर रहे हैं, राइट. तो वेट वाला आपका ज्यादा हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगा, और सिंपल वाला यूज होगा सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए. तो एक चीज क्लियर हो गई. दूसरी चीज, द प्रेशर शुड बी मॉडरेट सो दैट नो प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए. ठीक है, बट इतना होना चाहिए कि यहाँ के बीच में दो सरफेस है वो कंप्लीटली एक तरीके से आप कह सकते हो कि कांटेक्ट जो है यूनिफॉर्म कांटेक्ट हो, इंटीमेट कांटेक्ट जिसको कहते हैं वो होना चाहिए. ओके, and what we do, we also apply a little amount of heat to speed up the process. So प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर सकते हैं. और हीट अगर ना भी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, मतलब कुछ आवर ज्यादा घंटे लगेंगे, 10 आवर्स लग रहे हैं मान लो. एंड आफ्टर अप्लाइंग हीट दिस प्रोसेस कैन बी डन विद इन 1 आवर, विद इन फ्यू मिनट, विद इन कपल ऑफ मिनट्स ऑल्सो. ठीक है, तो हीट अप्लाई करके हम प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं. डिफ्यूजन वेल्डिंग कैन बी यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल टू मेटल एज वेल एज मेटल टू नॉन मेटल्स. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हो रही है वो एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन की वजह से हो रही है. सो आपको जो एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मेटल टू मेटल ही आपका दोनों मटेरियल हो. मेटल से नॉन मेटल को भी अगर आपको ज्वाइन करना तो उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ योर डिफ्यूजन वेल्डिंग, कि यहाँ पर आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट को मान लो दूसरा मेटेलिक नहीं है तो उसको भी आप ज्वाइनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको कई बार हम जो लेमिनेट कंपोजिट्स होते हैं जिसमें अलग अलग लेयर होते हैं लेमिनेट कंपोजिट के, उसको बनाने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं. ओके, और दूसरी चीज इसमें और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हीट तो हम ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं, और जहां पर ज्यादा हीट होता है वहां पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है. तो एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये लिख सकते हैं. और यहाँ पे सरफेस फिनिश काफी अच्छी लगती है हमको. ओके, ओके, सरफेस फिनिश यहाँ पे अच्छे मिलने का कारण क्या है कि यहाँ पर कोई इंक्लूजन वगैरह तो होता नहीं है, क्योंकि आप इसको वैक्यूम में यूज कर रहे हो. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर गुड सरफेस फिनिश मिलती है. तो यहाँ पर इस प्रोसेस में याद करने वाली क्या बात है, इसमें रिमेंबर करने वाली बात क्या है कि इसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन कम से कम होगा बिकॉज ऑफ लेस हीट. एंड सेकेंड थिंग क्या होगा यहाँ पे कि सरफेस फिनिश यहाँ पर बढ़िया होंगी. और सरफेस फिनिश बढ़िया होने का कारण क्या है कि यहाँ पर वैक्यूम यूज कर रहे हो.
और दूसरी चीज स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे हीट यूज कर सकते हैं, और प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे डिफ्यूजन वेल्डिंग में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आई थिंक इतना चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आता है जो अगला, जो आपका सॉलिड वेल्डिंग का जो पार्ट है, वो है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का नाम में ही पता चल रहा है कि भाई जहां पर एक्सप्लोसिव यूज करेंगे जिस वेल्डिंग में, उसको हम एक्सप्लोसिव वेल्डिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली इसको कहाँ यूज करते हैं, जहां पर टू प्लेट्स कैन बी ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द सरफेस बाय दिस प्रोसेस। ओके, एक काम करते हैं, पहले इसका स्कीमेटिक डायग्राम देख के समझ लेते हैं, फिर हम इस चीज को जो थ्योरी है उसको एक बार देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है आपके एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं। सो एक प्लेट को आप बोलते हो फ्लायर प्लेट, प्लेट नंबर 1, और दूसरे प्लेट को बोलते हो आपको पैरेंट प्लेट बोलो इसको। ठीक है, जो दूसरा बेस प्लेट है इसको पैरेंट प्लेट बोलते हैं, और जो थिन प्लेट होता है उसको फ्लायर प्लेट बोलते हैं। और ये यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमको सरफेस से सरफेस ज्वाइनिंग करनी है, वहां पे बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, ऊपर लेयरिंग जहाँ पे लगानी है किसी सरफेस पे, सरफेस टू सरफेस किसी जो कंपोनेंट को ज्वाइन करना है, वहां पर हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात देखिए क्या है कि अरेंजमेंट पहले हम समझ लेते हैं। तो दिस इज योर पैरेंट प्लेट, और ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, और बेसिकली एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी आपका थिक सरफेस के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा थिन सरफेस के लिए यूज नहीं होता है, हाई थिकनेस के लिए यूज होता है। तो दिस इज योर पेरेंट प्लेट, एंड दिस इज योर, दोनों प्लेट में से जो थिन होता है उसको फ्लायर प्लेट प्लेट बनाते हैं। यहाँ पर वी मेंटेन सम एंगल, और ये एंगल आपका 1 से 10 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, वो क्यों मेंटेन करते हैं वो भी अभी देखेंगे। और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी अब रखते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी आपके इस थिकनेस के, जितना थिकनेस है उसके 1.4 टाइम्स थिकनेस, या फिर 1.4 थिकनेस, और 1.5, 1.4 से 1.5 थिकनेस के आसपास होता है। जो आपका फ्लैट प्लेट का थिकनेस है उसी के उसके अप्रॉक्स यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये मेंटेन रखते हैं उतना। ठीक है, तो ज्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, थिकनेस का मल्टीपल में कुछ चाहिए, और लेस देन 2 टाइम्स। सो ये आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हो गया, ये फ्लायर प्लेट हो गया, और ये पेरेंट प्लेट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करना है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लायर प्लेट के ऊपर वी यूज अ बफर प्लेट, एंड दिस बफर प्लेट इज बेसिकली मेड ऑफ, या तो ये पीवीसी होता है या फिर रबर का होता है। ओके, और इसके ऊपर जो आपका होता है ये एक्सप्लोसिव है, ये टीएनटी हो सकता है या फिर अलग कोई एक्सप्लोसिव यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। व्हाट विल हैपन हियर, एंड दिस इज योर डिटोनेटर। डिटोनेटर क्या होता है, आपके ये एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देता है ब्लास्ट करने के लिए। सो यहाँ पे डिटोनेटर से आप एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर रहे हो, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर दूसरे सीट पे जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, एंड जो ये आपका फ्लायर प्लेट है वो काफी हाई मोमेंटम से पेरेंट प्लेट की ओर मूव करेगा। दिस थिंग विल हैपन। ओके, और ये आके बहुत ही तेजी से यहाँ पे टकराएगा। किस पे टकराएगा, पेरेंट प्लेट पे। और जो इम्पैक्ट स्ट्रेस होगा उस समय, जो इम्पैक्ट स्ट्रेस होगा वो थाउजेंड्स, एक आप कह सकते हो कि मेगा पास्कल में होगा, काफी ज्यादा अमाउंट होगा, काफी हाई अमाउंट में यहाँ पर इम्पैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ओके, एंड दिस एंगल विच वी आर गिविंग हियर, ये जो एंगल यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये आपका एक तरीके से ज्वाइनिंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक तरीके से जब यहाँ पर आपका मटेरियल यहाँ पर एक तरीके से इम्पैक्ट होगा, सो दिस विल गिव योर ज्वाइनिंग डायरेक्शन कि भाई ये सरफेस इस तरीके से ज्वाइन होनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये एंगल हम नहीं देते हैं तो प्रॉपर ज्वाइनिंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वो अकर नहीं हो पाता है। तो दैट्स व्हाई वी गिव दिस एंगल, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट हाई इम्पैक्ट प्रेशर, यहाँ पर जो दोनों सरफेस है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होके, प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग अकर होती है दोनों सरफेस के बीच में। सो इस तरीके से आपका जो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है वो काम करता है। अब थोड़ा इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। ओके, सो अगेन जो इंक्लिनेशन है वो 1 से 10 डिग्री रखते हैं। थिकर प्लेट इज कॉल्ड योर टारगेट प्लेट, जो आपका नीचे की ओर था, और थिनर प्लेट इज योर कॉल्ड फ्लायर प्लेट, हैज अ बफर प्लेट ऑफ रबर पीवीसी, जो भी आपके एक्सप्लोसिव के बीच में लगा होता है। ठीक है,
आई थिंक मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, सॉरी फॉर दिस। आवाज़ के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर आपको नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेस में हूँ जहाँ पे नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे फ़िल्टर यूज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा। ओके, सो बफर प्लेट रबर, दिस थिंग इज डन. So charge or explosive is exploded by using a detonator placed at the end of the flare plate. ये हमने बताया था, डिस्कस करा था. The flare plate move toward the target plate and stand of distance is provided for the momentum. तो momentum के लिए आप stand of distance वहाँ पर प्रोवाइड करते हो. ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है. ओके, और एक चीज और, यहाँ पे जो भी थिकनेस बताया था, ये 1.4 नहीं है, ये 1/4 है. बेसिकली 1/4 टी, 1.4 नहीं, 1/4 टी से लेकर 1.2 टी तक का स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हम यूज करते हैं. नाउ दिस इज राइट. ठीक है, और वही चीज, एज द प्लेट मूव्स एट अ हाई वेलोसिटी एंड मीट अदर प्लेट विद अ मैसिव इम्पैक्ट, वेरी हाई स्ट्रेस वेव क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स विच क्लियर्स ऑल द स्केल्स एंड ऑक्साइड. तो यहाँ पर भी आपको पहले से कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जो भी स्केल्स ऑक्साइड होगा सब ब्रेक डाउन हो जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, और सॉरी प्रेशर होता है. और आपका जो ओरिजिनल मेटल है वो कांटेक्ट में आता है, और उससे आपको क्लीन जॉइंट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. इसका पर्पज सबसे ज्यादा जो यूज है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का, वो होता है क्लैडिंग ऑपरेशन. तो क्लैडिंग ऑपरेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई सरफेस है, लेट्स से एल्यूमिनियम है. तो एल्यूमिनियम क्या होता है, काफी प्रोन होता है कोरोजन को लेकर. तो वी वांट टू कोरोजन को, आई मीन ऑक्साइड लेयर बना देता है काफी इजीली रिएक्ट करके ऑक्सीजन से. So let's say we want to reduce this formation of oxide, then we will try to cover it with any other material which is not so reactive. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे मटेरियल का लेयर लगाना होता है हमें. मान लीजिए लेट्स से दिस इज योर वर्क पीस. ओके, एंड दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक थिन लेयर लगा देते हैं किसी दूसरे मेटल का, प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि रिएक्टिव ना हो. तो जिससे आपका जो बेस मेटल है उसका कोरोजन, उसका डीके रुक जाएगा. और ये अब पूरे सरफेस पे आपको लगाना है. सो फॉर दिस पर्पज वी यूज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. तो पूरे सरफेस को एक दूसरे लेयर से ज्वाइन करने के लिए, ताकि कोरोजन कम हो, और इस ऑपरेशन को ही आप क्लैडिंग बोलते हो. ठीक है, और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ अगर मान लीजिए थिन पोर्शन आप यूज करोगे, थिन पोर्शन वो यूज करोगे, तो पूरे वर्कपीस की डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे. तो इसलिए थिक पोर्शन के लिए ही यूज होता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, तो इसका हमने एप्लीकेशन देख लिया, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एंगल आपको ध्यान देने वाली बात है. दिस गिव्स यू डायरेक्शन फॉर द वेल्डिंग. और यहाँ पर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 1.4 से 1.2 टी के बीच में रहता है, जहाँ पे टी आपका थिकनेस है. ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैर प्लेट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी इज थिकनेस ऑफ फ्लैर प्लेट. ओके, ये चीज हो गया. और क्या यहाँ पे बताने वाली चीज है, बस इतना एनफ है इसके लिए. राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. सो अब हमारे पास जो गैस वेल्डिंग बच रही है, एक गैस वेल्डिंग बच रही है, और इसके बाद ज्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है. गैस वेल्डिंग वी नीड टू कवर, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गैस वेल्डिंग वी नीड टू कवर योर जो आपका रेडिएशन के थ्रू, जहाँ पर जो रेडिएशन के कैटेगरी में जो वेल्डिंग करते हैं, जैसे आपके लेजर वेल्डिंग हो गए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गए. और देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सोल्डरिंग एंड ब्राइजिंग ऑपरेशन, और उसके बाद डिफेक्ट जो भी है वेल्डिंग के, जो भी आई थिंक एक लेक्चर में कवर हो जाएगा. और उस एक लेक्चर के बाद हमारा टोटल जो सेशन होगा वो क्वेश्चन के लिए होगा, जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने को. ओके, सो गैस वेल्डिंग और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, दिस पार्ट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. सो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं. थैंक यू ऑल. और क्वेश्चंस के लिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि अभी तक आई थिंक 16 क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, अगर आप देखो.
बट हमने थ्योरी में ज्यादातर जो पोर्शन है, जितने जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप अगर थ्योरी अगर पूरा कवर कर रहे हो अभी तक, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आई डोंट थिंक दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि थ्योरी वाइज हम पूरा एक एक चीज कवर करके चल रहे हैं। सो एक बार सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एट द एंड ऑफ दिस, अभी जैसे आज 11th लेक्चर था, तो 12th लेक्चर में आई थिंक पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। सो 12th लेक्चर में ही आई विल ऐड फ्यू क्वेश्चंस, एंड 13th लेक्चर आपके जो भी आपके आगे लेक्चर्स होंगे उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि किसी तरह उस सेशन को लाइव आकर किया जाए, ताकि एक तरीके से इंटरेक्शन अच्छा हो। ओके, सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।